अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। खबर है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पुरस्कार खामोशी के बाद एक बार फिर एक्टिव हुए हैं। उन्होंने आज सुबह निगरान वजीर कानून से मुलाकात की, जिसके बाद जराए ये तस्दीक कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत इलेक्शंस की तारीख देने जा रहे हैं। जराए का बताना है कि वजारत कानून की राय है कि इलेक्शंस तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन इसके बावजूद सदर मुमलिकत अपनी पार्टी के सरबराह और कारकुनान को खुश करने के लिए एक बार फिर मुल्क को बहरान की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि सदर पहले ही पार्टी प्रेशर में इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि पीटीआई कोर कमेटी ने पहले ये खत लिखकर सदर से इलेक्शंस तारीख अनाउंस करने का मुतालबा कर रखा है। बज़ाहिर खत का मकसद मुल्क में जारी माशी और डॉलर की बेहतरी की सूरत हाल से होने वाले इस्तेहकाम को सबूताज करना है। कुछ रोज कबल ऐवान सदर में एक के बाद एक मुलाकातों से ऐसा महसूस हुआ था कि हालात अक्सर तब्दील हुए हैं। मुल्क में शायद इस्तेहकाम पैदा हुआ है, जिसके असरात मईशत पर भी नजर आने लगे हैं। इनमें से एक मुलाकात एक सीनियर अस्करी अफसर की सदर मुमलिकत से हुई। बताया जाता है कि तब भी सदर आरिफ अलवी इंतखाबात की ही तारीख देने जा रहे थे, लेकिन किसी की यकीन दहानी या प्रेशर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात के भी बहुत चर्चे रहे। इस मुलाकात के चर्चे इस वजह से भी थे कि मोहम्मद अली दुरानी वो शख्सियत हैं जिन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की असीरी के दौरान भी जेल में उनसे मुलाकात की, तो उसके बाद उनके लिए रिलीफ के दरवाजे खुलने शुरू हुए। उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी से कबल जमान पार्क में उनसे भी मुलाकात की। इसके अलावा ये उस वक्त भी मुतहर्रिक रहे जब चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद पेश होने वाली थी। यह सवाल यह है कि सदर कैसे और क्यों इलेक्शंस की तारीख देने जा रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता इलेक्शन जनवरी के अख्ताम और फरवरी के शुरू में कराने का कह चुका है। या ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अबूरी सदर ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं। आज जब मुल्क गुज़श्ता माशी बदहाली से निकलकर बहाली की तरफ गामजन है और इसकी माशी बहाली के लिए फैसला कुन इकदाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर रिकॉर्ड हद तक नीचे आ चुका है, मार्केट में इस्तेहकाम आ रहा है और गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरे जोरों शोर से जारी है। इस इस्तेहकाम के अमल को सबूताज करने के लिए अबूरी सदर अलवी ने बुशरा बीबी की हिदायत पर अमल करते हुए मुल्क में हिजान पैदा करने के लिए गैर कानूनी अमल करने का पूरा प्लान बनाया है। और इलेक्शंस की तारीख देने का मकसद सिर्फ मुल्क में दोबारा से सियासी इंतशार और हिजान पैदा करना है। अबूरी सदर अलवी को उनकी अपनी लीगल टीम, अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून ये बात वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि वो ये काम कानूनी तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी प्रेशर और बुशरा बीबी की सख्त हिदायत पर वो ये काम करने का सोच चुके हैं। ज़ाती हैसियत में भी अबूरी सदर अलवी ये काम इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में लिए गए तहाइफ का रिकॉर्ड तोशा खाना में जमा नहीं कराया। उन्हें डर है कि वो केस भी उनके खिलाफ आ सकता है। सदर अलवी की अबूरी मुलाजमत स्टॉप गेट के जुमरे में आती है, यानी वो किसी पॉलिसी पर असरअंदाज होने की पोजीशन में नहीं है। वो विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को पॉलिसी देने का मजाज नहीं और ना ही वो इलेक्शंस की तारीख दे सकते हैं। अगर सदर कोई भी ऐसा काम करते हैं तो इसका मकसद सिर्फ पीटीआई और फिर पीटीआई क़यादत को मुतमईन करने के अलावा कुछ नहीं, और ना ही अबूरी सदर के इस अमल की कोई आईनी हैसियत है। अगर अबूरी सदर ये काम करते हैं तो हम सबको ये दिन याद रहना चाहिए जब डॉलर का रेट पाकिस्तान में काफ़ी अरसे के बाद तारीखी हद तक कम होकर ओपन मार्केट में 298 रुपये और इंटर बैंक में 300 रुपये हो चुका था। तब अबूरी सदर अलवी ने पाकिस्तान को दोबारा गैर मुस्तहकम करने के लिए ऐसा सियासी स्टंट किया जिसके लिए तारीख उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। सदर के इस मुमकिन इकदाम की हर तरफ से पेशगी मजम्मत की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना था कि आरिफ अलवी सदारती मुद्दत पूरी होने पर ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें, बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल हो जाए। इसी तरह लीगी रहनुमा आता तारड़ ने भी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर 2023 को खत्म हो चुकी है। अब आर्टिकल 44 के तहत अगर उन्होंने सदर के ओहदे पर बरकरार रहना है तो वो अबूरी सदर हैं, और अबूरी सदर होने के साथ साथ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये भी है कि बतौर अबूरी सदर वो ऐसा करने का इख्तियार रखते हैं। अगर रखते भी हों तो वो ऐसा कदम अब क्यों उठा रहे हैं। बेहतर होता कि वो ये इकदाम उस वक्त उठाते जब उनकी मुद्दत मौजूद थी, यानी जिस वक्त वो उनके पास 5 साल जो दौरे इक़्तिदार है उसका मैंडेट उनके पास मौजूद था, वो आईनी मुद्दत उनके पास थी। अब तो एक स्टॉप गेट अरेंजमेंट के तहत जब तक प्रेसिडेंट नहीं आता है नया, उस वक्त तो उन्हें कंटिन्यू करना है। महसूस होता है कि इस बार भी सदर मुमलिकत स्पेशल सीक्रेट एक्ट वाली कहानी दोहराने जा रहे हैं और एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शंस की तारीख देने से मामला मुतनाज़ हो जाएगा और एक बार फिर अदालतों का रुख होगा जहां लंबी लंबी समातें दोबारा से टीवी स्क्रीन की जीनत बनेगी। लेकिन उनके इस इकदाम से उनके पार्टी चेयरमैन और कारकुन उनसे जरूर खुश हो जाएंगे। ऐसे वक्त में जब मुल्क में हल्का बंदियां जारी हों, मईशत संभालने के लिए सीरियस इकदाम लिए जा रहे हों,
सदर ममलिकत की तरफ से ये इकदाम इंतहाई मुज़क्किर खेज होगा। मुल्क में तकरीबन तमाम जमातें ही इस वक्त इलेक्शन मोड में जा चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी तो अपने मुखालिफिन को ये तक कह चुके हैं कि हमारी चंद इत्तेहादी खौफजदा हैं और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो खौफजदा है, वो ज़िमनी इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं और शायद जनरल इलेक्शन से भी भागना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में भागना नहीं है। डरते हो तो आप मरते हो। हमने ना माजी में इलेक्शन से भागे हैं, ना आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। हाँ, अगर हमारा चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो उनको भागने दे। अब इलेक्शंस को लेकर भले ही इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तारीख नहीं दी, लेकिन इशारों किनारों में ज़रूर बताया गया है कि इंतखाबात जनवरी के इख्तिताम या फरवरी की शुरुआत में हो सकते हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस की तारीख से मुतालिक क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। अभी तक तो जो टाइमलाइन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो तो फरवरी है ना जी। नहीं, मुझे फरवरी का भी नहीं पता। अगले इलेक्शंस होने हैं उसके सेनेट के, वो मार्च में होने हैं जी, वो तो आप फोरसी करते हैं ऐसी सिचुएशन के मार्च से भी आगे चले जाए? अपनी असेसमेंट ये कि उससे पहले होने चाहिए ताकि इलेक्टोरल कॉलेज रिमेनिंग वैकेंसीज हैं ऑफ द सेनेट व्हिच इज हाफ ऑफ द सेनेट दैट नीड्स टू बी फिल्ड इन। अब निगरान वज़ीर आज़म तो ये कह रहे हैं कि मार्च से पहले, यानी मार्च में जिस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करना है, सदारती इंतखाब होने, तो उससे पहले पहले इंतखाबात होने चाहिए, यानी नेचुरली फरवरी के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन खामोश है। सदर ममलिकत की तरफ से कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उसके बाद क्या ये मामला अदालतों में जाएगा, और अदालतों में जाएगा तो एक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा जिस तरह पंजाब में इंतखाबात के मामले पर हुआ था। और सवाल ये भी है कि मुल्क एट दिस पॉइंट इन टाइम इस सब का मुतहम्मिल हो सकता है। बात करेंगे इस वक्त सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, प्रेसिडेंट हाउस में होने वाली बिल वास्ता या बिला वास्ता मुलाकातें बेनतीजा हो गई कि जिसके बाद अब ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट इंतखाबात की तारीख देने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक सदर पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि उनके मनसब को या उस अहम जगह को ये ज़ेब देता है इस किस्म की साजिशों में अपने आप को मुलविस करने के लिए। बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है जब वो बतौर सदर आइनी तौर पर, जब वो 5 साल तक के सदर थे और अब अबूरी तौर के ऊपर, तो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उनका जो इस्तेहकाक है आइनी तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछ लिया, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से पूछ लिया, उन्होंने अपने जो एडवाइज़र्स हैं जिनमें साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी मौजूद हैं, सब ने उनको बताया कि आपके पास ये इख्तियारात नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद वो एक आइनी बहरान, जैसे आपने फरमाया, वो इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर माफियाज के खिलाफ जो जंग है कहीं वो कामयाब ना हो जाए। आपने देखा कि 9 मई के वाक़यात जो है उनको लाया गया। 9 मई के अंदर जिस तरीके से अपनी ही रियासत के खिलाफ बलवा बोला गया और एक ख़ास तहरीक जो थी वो उसके लिए उठाई गई, जिसको बाकायदा बैरूनी तौर पर जो है सपोर्ट हासिल थी। अब तो कोई इसके अंदर कोई इबाम रह ही नहीं गया, क्योंकि अब तो तमाम जो शबाहत थे, शकूक थे, जो इसमें वसवसे थे, सब पूरे हो गए। अब तो फोरेंसिक भी आ गया, सबकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वो तमाम ऑडियो और वीडियो जो थी वो सब दुरुस्त थी। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो काम याद होगा आपको कि पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था कि हम माफिया के खिलाफ बेबस हैं। बेबस क्यों थे? क्योंकि वो माफियाज तो उनके अपने घर के अंदर मौजूद थे। अब जाहिर है, अब सदर पाकिस्तान जो है वो अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पहले उन्होंने 20 अगस्त को एक इंतहाई मुतनाज़ा और शर्मनाक जो सोशल मीडिया कैंपेन थी उसका वो हिस्सा बने। नतीजा ये होगा कि अब वो फिर एक ऐसा काम कर देंगे जो आइनी तौर पर ना आर्टिकल 44 के 1 के हिसाब से, ना 48(5) के हिसाब से, और ना 86 या 88 गालिबन जो। लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, ये करने में सदर मुमलिकत ने खासा टाइम लिया है। यानी अगर वो चाहते तो ये पहले भी कर सकते थे। अब तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजार दिया और उससे पहले 1 सितंबर को एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई और ज़राए ऐवान सदर इस मुलाकात की तस्दीक भी कर चुके। उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी जैसी शख्सियात भी खासी एक्टिव दिखाई दी। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर ये एक्टिविटीज़ भी जारी रही, मुलाकातें होती रही। तो क्या समझा जाए, ये जो मुलाकातें हो रही थी, बातचीत हो रही थी, इससे कुछ अचीव करना मकसूद था और क्या वो अचीव नहीं हो सका, बेनतीजा खत्म हो गई? देखिए, इसके बदले में वो बहुत कुछ अपने लिए मुराद मांगते थे।
अपने लिए बहुत सारे और अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए जिनके ऊपर आईनी और कानूनी मुकदमात कायम है, उनको वो जो है वो बिल्कुल वहाँ से बर्खास्त करवाना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि मैं पहले कोशिश करके कि कहीं ऐसे मैं लालच दे के या कुछ और करके, लेकिन कानून तो कानून है, कानून से तो हट के आप नहीं चल सकते। अब उन्होंने जो है वो एक नया शोषा छोड़ना है और ये इसका इज़हार राय जो है तकरीबन मैं 15 दिन पहले कर चुका हूँ। देखें, आप ये ज़रा गौर कीजिए कि 20 अगस्त को जब प्रेसिडेंट साहब जो है वो बजाय ऑफ़िशियल ख़त लिखने के वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। ये ऐसे वक़्त में हुआ जब 3 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी की गैर मुल्की सफ़रा के साथ मुलाकात होती है। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है और उसके बाद उनका इस अंदाज़ में आना और मामलात को डील करना और उसको पाकिस्तान का तमस्खर बनाना दुनिया के अंदर, ये इंतहाई तशवीशनाक अमल है। अब देखें, हकीकत यह है कि माफियाज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, डॉलर जो है वो कम हो रहा है, मुल्क में स्मगलिंग जो है वो रुक रही है। पहली दफा अफगानिस्तान में डॉलर जो है उनके मुकाबले में 8 रुपया अफगानी जो है वो महंगा हो गया है, उनको मतलब महंगा पड़ गया है, उनके मुल्क में 8 रुपए का फर्क पड़ गया है। अब इस सारे मामले के अंदर जहां और फिर मुल्क में एक तरफ चित्राल में और दीगर जगहों के ऊपर जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं, आज भी जो हमने वर्सक रोड के ऊपर मामलात देखे, ये कोई मामूली बात नहीं है। चारों तरफ से रियासत पाकिस्तान को दबाव में ला के ये तासुर दिया जा रहा है और पाकिस्तान को एक नए सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर, ताकि पाकिस्तानी कौम के अंदर हैजानी कैफियत जो है। अब्दुल्ला गुल साहब, जैसे 20 अगस्त का जिक्र आपने किया, 20 अगस्त को सदर मुमलिकत की उन ट्वीट्स के बाद ये तासुर जन्म ले रहा था कि शायद वो बतौर प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर नहीं रहेंगे, वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, शायद इस्तीफा देके घर चले जाएंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या अब उन्होंने फैसला कर लिया कि बतौर प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता, नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर लिया जाता? क्या ये तय हो गया और क्या आपको कोई प्रेशर नहीं है, या आने वाले दिनों में ये जो आपस में जो टग ऑफ वॉर है, ये टकराव है, ये बढ़ेगा? देखिए, इसके अंदर जो सियासी कुव्वतें हैं, जो उनकी सियासी जमात थी, उसके साथ उनकी वाबस्तगी आज तक मौजूद है और उस सियासी वाबस्तगी के अंदर जाहिर है अब क्योंकि उनके लीडर जो हैं वो इस टाइम पे जो है बिहाइंड बार्स हैं, इस वजह से अब उनकी अहलिया से बाकायदा हिदायत नामे मौसूल हो रहे हैं। उनकी अहलिया का जो अब मुझे मालूम है कि पीटीआई के बड़े मजबूत और मुस्तहकम राब्ते जो हैं इस टाइम पे पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ चल रहे हैं और जल्द आपको नजर आ जाएगा कि इनके आपस में कोई ना कोई मिसाके जमहूरियत जो है वो तय पा गया है। इसलिए सदर पाकिस्तान के कुर्सी के ऊपर, उस अहम जगह के ऊपर उनकी तैनाती वक्त का तकाजा है और वो चाहते हैं कि एक बारगेन चिप के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाए, ना कि एक आईनी तौर पर, जो कि एक बेहतर इकदाम है जो रियासत पाकिस्तान के, मुमलकत पाकिस्तान के, अवाम पाकिस्तान के फायदे के अंदर हो, वो काम वो नहीं करना चाहते। कता कलामी के लिए माजरत अब्दुल्ला गुल साहब, कोई भी मिसाक चेयरमैन पीटीआई की, साबिक वजीर आजम जब तक जेल में है, उनकी एब्सेंस में कैसे हो सकता है? और फिर उनके हवाले से जो मुतालबात हैं वो भी पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो ये सब होगा कैसे फिर? आप कैसी अजीब बात कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं मेरे मुर्शद वहां बैठे हैं, वो तो चेयरमैन जो पीटीआई है वो तो अपना मुर्शद किसी और को बना के बैठे हैं। अफसोस तो इस कौम के साथ यही है कि इस कौम ने वोट दिया था चेयरमैन पीटीआई को, लेकिन फैसले उनकी अहलिया ने करने थे। जब अहलिया फैसले करेंगी तो फिर आपके जो है वो जो बात कह रहे हैं कि जी मुआहदात कैसे होंगे, मिसाक कैसे होगी, बिल्कुल होंगे, माजी में भी होते रहे हैं। सियासी तौर पे डिसीजंस करने का जो मैंडेट है वो इस वक्त साबिका खातून अव्वल के पास है, आप ये कह रहे हैं? जी, वो तो खातून अव्वल ही है, वो तो अभी आप देखें ना, सदर भी उनके नीचे लगे हुए हैं, उनके हिदायत के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है, आरिफ अलवी साहब से हमें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जब मुल्क और कौम की बात आए तो उस टाइम पे पार्टी वाबस्तगियां नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पे आपको जो है वो मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ, अपनी आवाम के साथ, अपने आइन के साथ वफा करनी चाहिए। देखें,
मुतनाज़ा करके आपने तमस्खर बनवाया ना, जो 20 अगस्त की जो बात कर रहे हैं, उससे सवाए इसके कि पाकिस्तान का तमस्खर बना। अब इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले करने हैं और इसी तरीके से हुकूमत ने भी जो है वो इलेक्शन के लिए कोई उन्होंने लहतो लाल से तो काम नहीं ले रहे, वो तो यही कह रहे हैं कि जो आएगा हम उसके मुताबिक फैसला कर लेंगे। अब मसला ये है कि इससे पहले करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो एक कैफियत बनी हुई है, जो इस टाइम पे माफियाज को तकलीफ पहुंच रही है, तो जाहिर है जिनके पैसे मारे जाते हैं वो तो फिर रोना रोएंगे। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि तमाम सियासी कुव्वतें आपको रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, इन क्रैकडाउन्स के खिलाफ, इस ऑपरेशन के खिलाफ, इस स्मगलिंग के खिलाफ, इस डॉलर की जो घटान है इसके खिलाफ आपको ये इकट्ठे होते नजर आएंगे और ये आवाम के अंदर इश्तियाल पैदा करने की कोशिश करेंगे। वक्त बड़ा खतरनाक है, मेरा ख्याल है कि कुछ सख्त फैसले लेने का वक्त आ गया है और सदर पाकिस्तान को अपने आईनी इख्तियारात का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए और आइन में जो हुक्म मौजूद हैं उनका ये फायदा उठा के कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान पाकिस्तान के लिए वो कर दें जो फिर आने वाली नस्लें उनको अच्छे अल्फाज में ना याद बहुत करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद। अब आईनी तौर पर इस सारे मामले में किस तरह से पेशगी दी जा सकती है, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन रजा पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इम्कानात मौजूद है कि सदर ममलिकत इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। अब इंतखाबात की तारीख अगर प्रेसिडेंट देते हैं तो क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जन्म लेगा और अल्टीमेटली मामला फिर कोर्ट में जाएगा? क्या वही होता हुआ देख रहे हैं जो पंजाब में इंतखाबात के मामले पर हुआ था? देखें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत एम्पावर्ड है कि वो इलेक्शन की डेट का ऐलान करें और हम डे 1 से ये उनसे मुतालबा कर रहे थे कि जब से असेंबलियां टूटी हैं कि वो करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए और अब आके अगर वो करने जा रहे हैं 1 महीने के बाद, तो पहले तो ये बताएं कि 1 महीना डिले से उन्होंने क्यों किया। और अब ये उन्होंने देखा कि एक धड़ा कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट दे और दूसरा धड़ा कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। तो अब इतना डिवियस किरदार इनका हो गया है कि मुझे लग रहा है कि ये मखसूस एजेंडा लेके ये सारा काम कर रहे हैं और मुल्क में अनारकी फैलाना चाह रहे हैं। तो यकीनन ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल नोयत का है और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अल्टीमेटली ले जाया जाएगा और वहीं पे डिसीजन होगा। भाई साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहा होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली 6 रोज बाद होने जा रही है। मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने कहा कि 1 महीने पहले उनको ये कर देना चाहिए था, तो उस वक्त शायद वो प्रिंसिपली भी अथॉरिटी शायद इसलिए भी ज्यादा थी कि अब तो वो स्टॉप गेट अरेंजमेंट के तहत, क्योंकि अभी कोई सदर ममलिकत नहीं आ सकता है, तब तक वो कंटिन्यू करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि उस वक्त लेजिटिमेसी भी ज्यादा थी बनिस्बत इसके कि अब वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें? जी बिल्कुल, लेजिटिमेसी उस वक्त ज्यादा थी। खैर अब भी चूंकि वो इंटरम सेटअप के लिए वो बने हैं और जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता ये अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि ये इस बिलेटेड स्टेज पे जब ये करने जा रहे हैं तो काफी सारे मामलात इन्होंने अपने सेटल कर लिए हैं ताकि इनको अगले सदर के इंतखाब तक डिस्टर्ब ना किया जाए। नहीं, लेकिन पाशा साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कौन से मामलात हैं जो इन्होंने सेटल कर लिए? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब उन्होंने एक तो कंटिन्यू करना है और दूसरा ये कि उनकी राह में जो भी रुकावट आएगी अब उस रुकावट को अबूर करेंगे या मजामत करेंगे? आप ये कह रहे हैं? देखें, बात ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक उन पे कुछ प्रेशर भी था रेजिग्नेशन का, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिया। और जिस तरीके से उन्होंने 2 एक्ट, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो उन पे साइन नहीं किए और बाद में एक ट्वीट के जरिए ये कहा कि मैंने तो ये कह दिया था, लेकिन वहाँ पे तकरीबन 14-15 दिन तक उनके पास पड़े रहे और जिस वक्त ट्वीट किया उस वक्त तक भी दोनों एक्ट, दोनों मुसवदे इनके टेबल पे मौजूद थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने तो भिजवा दिए थे और मैंने कर दिया था? तो ये सारी चीजें फिर ये इलेक्शन कमीशन को लिखना कि आप मशावरत करें, जबकि सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 में
ये अमेंडमेंट आने के बाद वो मशावरत वाला सिलसिला भी ख़त्म हो गया। फिर ये इन्होंने मशावरत की, अपना राय ली, कानूनी राय वजारत कानून से, वहाँ भी 4-5 दिन लग गए। तो ये देखिए डिलेइंग टैक्टिक्स ये कर रहे हैं मुसलसल, और ये इत्तफाक नहीं है बल्कि ये डिलिबरेटली जो है ना डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इनका क्या किरदार है। अब देखिए, इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57 का की आपने बात की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा इस्तेहकाक है इंतखाबात की तारीख अनाउंस करना। तो अगर सदर मुमलिकत कर देते हैं तो उसके बाद एग्रीव्ड पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? जी बिल्कुल, कोई मैं और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हम जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई एग्रीड पार्टी जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाएगी, वो बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो उसका फेट क्या देखते हैं फिर आप? इस पिटीशन का मुकद्दर क्या होगा? क्योंकि पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को इंतखाबात होंगे, सुप्रीम कोर्ट तो इंतखाबात नहीं करा सकी। नहीं, बात यह है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो यकीनन मैं समझता हूं कि आइन के मुताबिक ही फैसला करेंगे। आपको याद होगा कि उस वक्त भी जो पूरा सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी ने भी ये नहीं कहा कि 90 डेज से बियॉन्ड जाएं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की यही राय होगी कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं और ये जजमेंट आ सकती है। प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कुछ पॉलिटिकल मामलात में उन्होंने अपने आप को ऐसे इंटेंगल कर लिया कि उनकी जो वो अपनी जजमेंट को एजर्ट नहीं कर सके। तो शायद अब इकट्ठे हो जाएं और एक पेज पे जब होंगे तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर शायद कोई बेहतर रिजल्ट आ जाए। तो आपको लगता है ये फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा की कोर्ट से आ रहा होगा? जी बिल्कुल, अब तो ज़ाहिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ही ये सुनेंगे, क्योंकि तमाम जो अहम नौइयत के केसेस हैं वो पेंडिंग हैं और वो लगता है कि उन्हीं के इंतजार कर रहे थे। तो यकीनन वही बेंच तश्कील देंगे कि किस तरह करना है। यानी कहा यह जा सकता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहला और कड़ा इम्तहान भी इंतखाबात की तारीख का मामला होगा। जी, ना सिर्फ ये बल्कि और भी सारे कड़े इम्तहानात जो पेंडिंग हैं, जिनमें आर्मी एक्ट वाला भी है और भी सारे मामलात हैं, वो जस्टिस काजी फाइज साहब के आएंगे। उन्हीं बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, नए अदालती साल का आगाज हो गया है और नए अदालती साल के आगाज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तकरीब से खिताब किया और अपनी जो अदालती कारकर्दगी है वो भी सामने रखी है। जरा उनकी कारकर्दगी पर बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुतनाज़े तरीन समझे जाने वाले दौर का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है, यानी काउंटडाउन बिगिंस। इस हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदालती उमूर से ज़्यादा इशाई ज़ौरानी और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करेंगे। बुनियादी तौर पर यह हफ्ता उनकी अलविदाई तकरीबात का हफ्ता होगा, जिसका आगाज़ आज नई अदालती साल की तकरीब से हुआ है, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब ने खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने इस बरस को हिजान अंगेज़ करार देते हुए कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए, आईनी मामलात में उलझाकर अदालत का इम्तहान लिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। उन्होंने अपने खिताब में गुज़श्ता बरस के दौरान अदालत की एक साला कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए ज़ेर इल्तवा मुकदमात में खातिर खा कमी ना लाने का एतराफ़ किया। उनका कहना था कि कोशिश थी कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सके, ताहम ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की ही कमी आ सकी। और चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि तैनाती के एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए, जबकि गुज़श्ता साल निपटाए गए मुकदमात की तादाद 18,000 थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस नए अदालती साल की तकरीब से जो खिताब है उस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी इमरान वसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज नए अदालती साल की तकरीब से के आगाज़ से खिताब किया और वो उनका खिताब तो बज़ाहिर एक प्रेस रिलीज़ लग रही थी। क्या वो अपनी कारकर्दगी से जो उनके दौर में रही उससे मुतमईन कर पाए शुरका को? देखिए, जो चीफ साहब का आज का खिताब था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का, आपको याद होगा कि चंद रोज पहले एक ऑडियो लीक कमीशन से मुतल्लिक भी उन्होंने अपनी रिक्यूजल के हवाले से एक फैसला जारी किया था। जिस तरीके से वो फैसला एक बेसरोपा था, ना उसका सर था ना पैर था, आज जो चीफ साहब ने खिताब किया है उनकी इस तकरीर के जो मंदरजात हैं उसमें भी कोई रब्त नहीं था। एक उन्होंने कहा कि हमने
जो 9वां महीना चल रहा है रवां साल का, इसमें हमने सिर्फ एक खुद नोटिस लिया और उसके ऊपर हमें तनकीद का निशाना बनाया गया। बहुत ज्यादा हमारे ऊपर तनकीद हो रही थी और साथ में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आईनी मामलात में उलझा कर जो है सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान लिया गया। अब ये जो इनकी बात थी, ये अगर हकाइक हम देखें तो हकाइक के बिल्कुल बरक्स थी। वो इस तरीके से हकाइक से बरक्स थी कि अगर हम देखें कि जो पहला सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया वो फरवरी 2023 में लिया, पंजाब और केपीके में इंतखाबात के हवाले से। जब ये सो मोटो लिया गया, उस सो मोटो से पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस नहीं था जिसको जवाब बना के हुकूमत की तरफ से या फिर मीडिया की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को या सुप्रीम कोर्ट को हद पे तनकीद बनाया जा रहा था। जैसे ये सो मोटो लिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहबान ने कहा कि हमें ये सो मोटो नहीं लेना चाहिए, पहले हाई कोर्ट में मामलात हैं, हाई कोर्ट को डिसाइड करने दिया जाए, फिर वहां से एपलेट फोरम की सूरत में अगर हमारे पास अपील आती है तो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो जितनी भी तनकीद हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सो मोटो लेने के बाद आप देखें कि कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए। इलेक्शन का पहला राउंड आया जिसमें ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि फैसला 3-2 का है, 4-3 का है। इस पर भी चीफ साहब ने कहा कि ये हुकूमत ने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अपने 2 जज साहबान के इजाफी नोट मौजूद हैं, इख्तलाफी नोट मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि देखें, मंसूर अली शाह साहब ने कहा, मंदू खेल साहब ने तो कमरे अदालत में बैठे हुए कहा कि ये फैसला जो दिया था हमने इलेक्शन के हवाले से वो 4-3 का फैसला था, वो 3-2 का फैसला नहीं था। वो फैसला कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल के इलेक्शन की डेट को चेंज किया और उसे 8 अक्टूबर के साथ चेंज किया, उस पर भी दरखास्तें आई, उस पर भी अदालत कंट्रोवर्सी का शिकार हुई, 14 मई को इलेक्शन कराने की तारीख दे दी। और फिर आप देखें कि पूरी एक सीरीज ऑफ ऐसी लिटिगेशन है जिसका ताल्लुक जो है बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। इस साल अगर आप देखें मजमूई तौर पे 32 आईनी दरखास्तें, जो कि आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, आईनी दरखास्तें कोई शख्स लेके आता है, कोई लिटिगेंट लेके आता है आर्टिकल 184(3) के तहत, और जो सो मोटो सुप्रीम कोर्ट अख्तियार इस्तेमाल करती है वो भी आर्टिकल 184(3) का अख्तियार होता है। अगर हम हकाइक देखें, ये जो 32 दरखास्तें आई हैं, इसमें से 29 दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और 8 दरखास्तों पर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गया। बाकी जो दरखास्तें बढ़ती हैं, 32 में से 8 निकालें, 24-3 एक आम साइलिन दरखास्तें लेके आए थे, उनका सियासी मामलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। बाकी जो 21 दरखास्तें हैं उसमें अगर फैसला हुआ, उसमें अगर फैसला नहीं हुआ और उसमें अगर स्टे ऑर्डर दिया गया, उसका भी फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचा। और फिर आज चीफ साहब ये भी कह रहे थे कि 90 दिनों की जो तारीख है आइन के आर्टिकल 224 में, उसमें हमारे जज साहबान का कोई इख्तलाफ नहीं। ये बात भी उनकी जुज़वी तौर पर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये वो गलत बात कर रहे हैं पार्शली, क्योंकि इसमें अगर आप देखें कि 90 दिनों में तमाम जज साहबान का इख्तलाफ था, लेकिन 90 दिनों पे तमाम जज साहबान का इत्तफाक था, लेकिन चीफ साहब ने उनके साथ इत्तफाक नहीं किया। देखिए इमरान वसीम साहब बहुत सारी बातें जस्टिस उमर अता बंदियाल प्रीएम्प्टिवली कर गए, यानी उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, लेकिन साथ ही ये भी बता गए कि उनके साथ नजरियाती इख्तलाफ जरूर रहा है, यानी बहुत सारे मामलात के ऊपर खुद ही वो बहुत सी बातें करते रहे। इस क्या समझा जाए, उनके इस खिताब को देखकर क्या लग रहा था? क्या वो दिफाई पोजीशन इख्तियार किए हुए थे, दिफा कर रहे थे बहुत सारे मामलात पे, क्लैरिफिकेशंस दे रहे थे, वजाहतें दे रहे हैं जाते जाते? देखिए रेहान साहब, आज जो नामजद चीफ जस्टिस का उन्होंने जिक्र किया, जो 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगे, उनके बारे में कहा कि मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं, और साथ में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो काबिल जानशीन है नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज साहब, वो आर्टिकल 184(3) के हवाले से बेहतर मैकेनिज्म जो है बनाएंगे। अब वो नए चीफ जस्टिस से तो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि काजी फायज साहब आएंगे, मनसब संभालेंगे, फुल कोर्ट का इजलास बुलाएंगे और आर्टिकल 184(3) को कैसे रेगुलेट करना है वो आके बेहतर तरीके से मैकेनिज्म बनाएंगे। बात यह है कि आर्टिकल 184(3) पे जो सवालात उठाए जाते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, ये बंदियाल साहब के दौर में तो नहीं उठाए गए। ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उन्होंने खुद ही जो है वो स्ट्राइक डाउन ही किया हुआ है, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो रिजर्वेशन है वो जस्टिस काजी फायज ईसा का, और इसीलिए वो बेंचेस का हिस्सा नहीं बन रहे, और जो बेंच बन रहे हैं और जो फैसले दे रहे हैं उनको गैर आईनी और गैर कानूनी समझते हैं। रेहान साहब, इनकी बातों में रब्त नहीं है। जो मैं कह रहा था, आप देखें कि काजी फायज साहब से आप उम्मीद लगा रहे हैं कि बेहतर मैकेनिज्म बनाएंगे, जब काजी फायज साहब ने एक फैसला दिया कि जब तक मैकेनिज्म नहीं बन जाता, बंदियाल साहब भी चीफ जस्टिस है ना, ये 29 मार्च को फैसला दिया, 29 मार्च 2023 को, कि जब तक ये रेगुलेट नहीं हो जाता, ये रूल्स नहीं बन जाते, तब तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस के ऊपर अदालती कार्रवाइयां रोक दी जाएं। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने जारी कराया, जिसमें काजी फायज साहब के उस फैसले को जो है गैर मौसर कर दिया गया कि वो फैसले का तो इतलाक नहीं होता।
और फिर जिस केस में काजी फैसल साहब ने ये फैसला दिया था, वो केस उन्होंने अबूरी हुक्मनामा दिया था, हतमी तौर पे वो केस नहीं डिसाइड हुआ था। चंद दिनों के बाद इधर से स्टार ऑफिस का नोटिफिकेशन जारी कराया, सर्कुलर जारी कराया कि नहीं वो तो फैसला काबिल अमल नहीं है, वो फैसला आप जो है इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। साथ में 6 रुकनी बेंच बनाया जिसमें इजाजुल हसन साहब को बिठाया और फिर उसी बेंच में काजी फैसल साहब को शामिल नहीं किया, उसमें जैसे शाहिद वहीद साहब को शामिल नहीं किया, जैसे अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल नहीं किया जो इस केस को सुन रहे थे, जो कि पार्ट हेड हो चुका था। लेकिन 6 रुकनी बेंच बना के वो मामला भी, उस सोमोटो को भी जो है वो वापस ले लिया गया। और फिर आज चीफ साहब ने एक दुखड़ा ये भी कहा कि मेरे जो मासूमाना नोयत के रिमार्क्स थे उस पर भी मुझे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, मुझे टारगेट किया गया और कहा कि गुड टू सी यू। तो मैं सबको कहता हूँ, मुझे 13 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए और बंदियाल साहब गालिबन 2013-14 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। मैंने किसी केस में नहीं देखा कि बंदियाल साहब जो है किसी लिटिगेंट को जो है वो गुड टू सी यू कहते हो। खास तौर पे एक ऐसा लिटिगेंट जो एक्यूज है, जिसकी गिरफ्तारी टल चुकी है, जिसका रिमांड हो चुका है, आप उसको कैसे कह सकते हैं गुड टू सी यू? चले ये भी कह लिया, सब कुछ हो गया। क्या बंदियाल साहब ने ये हकाइक नहीं, हम हकाइक पे बात कर रहे हैं, हम कोई मुबालगा राय की बात नहीं कर रहे। हकाइक अगर बात करें तो क्या सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ रेफरेंस नहीं आया था? उस जज को अपने साथ राइट साइड पे बिठा के चीफ साहब ने खुद रिमार्क्स नहीं दिए थे कि मैंने उसे अपने साथ बिठा के ये पैगाम दिया था कि मैं अपने एक और जज को बान नहीं करूंगा। और फिर आज खवातीन जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में जो खवातीन जजेस आई हैं उससे सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुई है। अब 2 खातून जजेस हैं, एक आयशा मलिक साहबा हैं, लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट हुई, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट से एलिवेट हुई। मुसर्रत हलाली साहबा का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि रिसेंटली उनकी ये एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में हुई है, अपने जो बंदियाल साहब थे वो तो उनका नाम नहीं दे रहे थे, ये नाम तो दिया मुसर्रत हलाली साहबा का काजी फैसल साहब ने। चीफ साहब ने तो जो रिटायर्ड पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान थे उनके नाम दिए थे कि ठीक है मुसर्रत हलाली साहबा का नाम भी है, इस पर भी कंसीडर करें, लेकिन ये जो रिटायर्ड होने वाले जज साहबान हैं इनकी भी जजमेंट्स देख लें, इनका भी आप जुडिशियल रिकॉर्ड देख लें। तो चीफ साहब ने तो उनका नाम नहीं दिया था। और आयशा मलिक साहबा की बात करें तो जराए से जो हमें खबरें मिलती रही, जब उनकी अपॉइंटमेंट हो रही थी, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करने के हवाले से जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ, तब उस वक्त जो है वो बंदियाल साहब जो है जैसे शाहिद वहीद साहब को एलिवेट करना चाहते थे। आयशा मलिक साहबा का नाम, इमरान वसीम साहब, बंदियाल साहब के तनाज़ात से भरपूर दौर का बड़ा क्विक फ्लैशबैक आपने दे दिया। मैं चाहता हूँ इख्तिताम में ज़रा पेंडेंसी के हवाले से जो आज उमर अता बंदियाल साहब ने कोट किया कि जिस वक्त वो आए तो वो शायद 2000 का को फ़र्क पैदा कर सके, मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट फिगर, मुझे लगता है कि वो भी शायद जो है उसको मिस कोट कर गए हैं, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक जब आए थे तो 53,000 ज़ेर अल्तवा मुकदमात थे, जाने वाले हैं तो 56,400 कुछ मुकदमात इस वक्त भी की पेंडेंसी है। क्या ऐसे ही है? इनमें भी रेहान साहब अल्फाज का इदाद शुमार का हेर फेर है। ये जो चीफ साहब ने नंबर दिए कि 2000 की पेंडेंसी कम हुई है, ये फरवरी 2023 का नंबर है। फरवरी 2023 तक ये नंबर ठीक थे कि 53,000 की पेंडेंसी थी जब चीफ साहब ने मनसब संभाला था, सुप्रीम कोर्ट के मामला संभाले थे। उसके बाद फरवरी 2023 तक ये 2000 की उसमें कमी देखी गई। उसके बाद अगर हम देखें तो ये नंबर छूट कर गया, इस वक्त ये नंबर 56,000 को क्रॉस कर चुका है। यानी जब से इन्होंने मनसब संभाला 3,000 केसेस का इजाफा हुआ है। और वो इसका शिकवा जो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी नोयत के मामला आए उसमें उलझा के सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान लिया गया। इसमें अगर देखें क्या आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। इमरान वसीम साहब के लिए माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सीनियर साफ़ी इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पाक भारत टाकरा जारी है। 357 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और 2 खिलाड़ियों का नुकसान हो चुका है, पवेलियन लौट चुके हैं और ख़ास तौर पे मौसम के एतबार से भी और जो वेन्यू है वो भी मुतनाज़ा रहा है इस मैच को लेके। कल जब भारत ने अपनी इनिंग्स खत्म इस वजह से की थी कि बारिश हो गई थी, वहीं से रिज्यूम आज हुई और उसके बाद एक बड़ा जो टोटल है वो स्कोर पे जड़ दिया है स्कोर बोर्ड के ऊपर। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। आज के दौर में खेल के मैदानों में भी एक अनोखा लाडला मौजूद है जो किसी दूसरे की सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वही कुछ कर रहा है जो उसका दिल करता है। उसकी हठधर्मी के बायस एशिया कप का मजा किरकिरा हो चुका है। अब देखना ये कि वर्ल्ड कप में क्या होता है। बात हो रही है अनोखे लाडली जय शाह की। जय शाह BCCI यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और साथ साथ वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में सबसे ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे हैं और इसी सियासी असर रसूख की वजह से वो BCCI में आए हैं। और जय शाह BCCI के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी
वन मैन शो की तरह उसको चला रहे हैं, सरबराही कर रहे हैं। यूं एशियन क्रिकेट काउंसिल में अगर इंडिया के किसी फैसले पर कोई आवाज़ उठती है तो वो पाकिस्तान की तरफ से ही उठती है, वरना बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान तो जय शाह की हर हाँ पर हाँ और हर ना पर ना कहने के लिए बैठे हैं, जिसका अंदाजा इस एशिया कप के आगाज से पहले पाकिस्तान की मेज़बानी के मामले पर सबको बखूबी हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जय शाह के सामने हाइब्रिड मॉडल की शक्ल में यह फॉर्मूला रखा था कि एशिया कप में इंडियन टीम अगर पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार नहीं होती तो वो अपने मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल ले और बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाए। लेकिन इस हवाले से जो इंटरनल सोर्सेज है और इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसके माहिर जय शाह ने बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड्स को भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ताकतवर हैसियत के बल पर अपने साथ मिलाया और बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड्स ने भी पर निकाले। ये बात सब जानते थे कि श्रीलंका में इस मौसम में क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी रुकावट बारिश होती है और ये बात एशियन क्रिकेट काउंसिल को पहले ही समझाने की कोशिश भी की गई थी कि ये मैच पालेकिले और कोलंबो की बजाय बुलाया हेमनटोटा में कराए जा सकते हैं, लेकिन इसे ना माना गया और सबने देखा कि एशिया कप का सबसे बड़ा मैच यानी इंडिया और पाकिस्तान का मैच बारिश की नज़र हुआ और अब दूसरा मैच भी बारिश की वजह से मुतासिर हुआ है। जय शाह अकेले इस प्लानिंग में शामिल नहीं बल्कि मोदी सरकार भी प्लानिंग का हिस्सा मालूम होती है, क्योंकि एशिया कप पाकिस्तान की मेज़बानी में होना था और इसके रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलना था, इसलिए जानबूझकर इस टूर्नामेंट को मुतनाज़ बनाया गया। ऐसे वेन्यूज़ का इंतखाब किया गया जहाँ क्रिकेट से ज़्यादा बारिश का होना और ना होना किसी भी मैच की रिजल्ट्स के ऊपर, उसकी आउटकम्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। इंडिया की तरफ से खेल के मैदानों में भी सियासत का जो गोरख धंधा है, जो खेल है वो खेला जा रहा है और ये खेल समय है, इससे ना सिर्फ खेल मुतासिर हो रहा है बल्कि अवाम के जज्बात से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।